नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026। और गाइज यहाँ पे देखो, मैं आपको सीटेट पेपर 2 की तैयारी करा रही हूँ, जिसमें कि एसएसटी पोर्शन है। और आपको पता है कि यहाँ पे 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है सारी, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी यहीं से आती है और पेपर पूरा सीटेट पेपर 2 एसएसटी का ये लोग यहीं से छापते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करते, यहीं से छापते हैं, ठीक है। जिसमें कि मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, क्लास 7 की हिस्ट्री है, जिसका कि यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 7 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ठीक है ना, किस तरह से। इसमें हम पढ़ने वाले से कथक और यहाँ पे जैसा कथकली, ये जो नृत्य हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसे लोगों को वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना, ठीक है। जैसे कि जो है, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। देखो, मानो कि ऐसा है कि एक ग्रुप है जहाँ पे आप 2-4 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, बाहर से भी आए हुए हैं, अदर है ना। जैसे आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं पढ़ने। मानो कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहा है तो आप सोचेंगे कहाँ से हो सकता है। अगर कोई बच्चा जो है आपका अलग भाषा है, जैसे कि यहाँ पे तमिल बोल रहा है, उड़िया भाषा बोल रहा है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये उड़ीसा से है, अच्छा ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तो हम उसकी भाषा से थोड़ा यहाँ पे आइडियाज लगा सकते हैं कि हाँ भैया आप किस क्षेत्र से हो। ओके, क्लियर है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से भी जोड़ सकते हैं। अभी देखो, मैंने कहा ग्रुप से 4-5 बंदे आप हो, ठीक है ना। जो है अगर जो है आपका पहनावा अलग है और सबका अलग है, और व्यक्तियों का, और जो यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं आपके पास में, तो गाइज आप उनके पहनावे से भी थोड़ा गेस कर सकते हैं कि हाँ ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये पर आप उनके खान पान से भी जो है चीज़ें समझ सकते हैं कि हाँ ये किस परंपराओं से जुड़े हुए हैं, ओके, किस इलाके के हैं, और इनके रीति रिवाज किस तरह से ये अपनाते हैं, किस क्षेत्र से। आइए अभी हम बात करेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। चलिए अभी हम बात करने हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। देखो, जो चेर है, चेर एक स्थानीय क्षेत्र है। मलयालम चेर स्थान की क्या है, भाषा है। और ये जो चेर स्थान है ना, चेर स्थान है, जैसे ये अपना भारत है, यहाँ पे केरल जो राज्य है, यहाँ पर चेर केरल राज्य का एक क्षेत्र है, एक स्थान है चेर। तो चेर में मलयालम भाषा बोली जाती है। आइए समझते हैं, ये तो समझ आ गया होगा जो मैंने बताया। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। जैसे कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। मैंने कहा ना, ये जो चेर है ये एक यहाँ पर जो है केरल राज्य का एक हिस्सा है, और ये 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया। तो चेर और मलयालम भाषा से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले समझो चेर और मलयालम क्या है। तो चेर क्या है, ये एक केरल राज्य का एक हिस्सा है, ठीक है ना। महोदयपुरम का चेर राज्य, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में है, जो ये आज केरल राज्य का एक प्रारंभ हिस्सा है। यहाँ से बिल्कुल इस चीज को रट लीजिए। और यहाँ पर ये जो है कौन सी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था यहाँ पर ये जो है क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो है गाइस ये मलयालम भाषा ही बोलते हैं, और यहाँ के जो शासक हैं मलयालम भाषा और लिपि का ही ये क्या करते हैं, अपने अभिलेखों में यूज करते हैं। क्लियर है। आइए अभी यहाँ पे देखिए, किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक यहाँ पे माना जाता है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे ओनली जो है आपकी मलयालम भाषा ही बोली जाती, नहीं, अलग भाषा भी और भी बोली जाती है, जैसे संस्कृत भाषा का भी इन्होंने यूज किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम
भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है वो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा 14वीं शताब्दी से रिलेटेड। अभी देखो यहाँ से किस तरह क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। देखो गाइस, यहाँ पर ना 14वीं शताब्दी से क्वेश्चन बनेगा। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जिसका क्या नाम है, जी हाँ उसका नाम है क्या, लीला तिलकम ग्रंथ। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है जो क्या है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। इस चीज़ को ध्यान, यहाँ से ना इसको रट लो, बिल्कुल पढ़ लो। 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, एक ग्रंथ है लीला तिलकम, ठीक है। ये जो है व्याकरण और काव्यशास्त्र विषय से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किस शैली में लिखा गया है, मणि प्रवालम। अब देखो मणि प्रवालम का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा या फिर मूंगा। इस चीज को भी ध्यान रखो, जो यहाँ दो भाषाएं, तो यहाँ पे संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और भी संकेत। यहाँ पर मैंने कहा ना कि केरल चेर जो यहाँ पर है आपका ये स्थान, इसमें सिर्फ और सिर्फ मलयालम भाषा ही नहीं और अदर भाषा भी, जैसे संस्कृत भाषा और क्षेत्रीय भाषा का भी इन्होंने यूज किया इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात आती है आपकी 14वीं शताब्दी की, जिसमें एक ग्रंथ हुआ लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषय पर डिपेंड था। ये आपका मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। यहाँ पर दो भाषाओं का यूज किया गया, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। इन्हीं के साथ साथ प्रयोग की ओर इन्होंने संकेत किया। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अब हम पढ़ेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी यहाँ पर जो है संप्रदाय के बारे में गाइस हम चर्चा करेंगे। ओके, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का एक संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप, देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर है कौन, बालभद्र। ये कौन है यहाँ पे, ये यहाँ पर है बालभद्र, ये यहाँ पे सुभद्रा है और ये जगन्नाथ। इनकी क्या है, तीन मूर्ति है। और यहाँ से ना क्वेश्चन बनता है, आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि जगन्नाथ का जो है मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। जी हाँ, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका, और पूरे पैराग्राफ को याद रख लीजिएगा। चलिए अभी देखो इसमें ना, अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम 12वीं शताब्दी के बारे में चर्चा करेंगे। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनवर्तनम ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा गंभीर तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। अब देखो यहाँ से गाइस कैसे क्वेश्चन बनेगा, सो मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ और बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा किस शताब्दी में, तो ये जो है 12वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। 12वीं शताब्दी में क्या गंग वंश के एक बहुत ही अत्यंत प्रतापी राजा कौन हुए, अनंत वर्मन ने। तो किस शताब्दी में, 12वीं। किस वंश के थे, गंग वंश के। एक बहुत ही प्रतापी राजा कौन हुए, अनंत वर्मन। इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। क्वेश्चन बनता है कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया, यहाँ पर अनंत वर्मन ने। उसके बाद में फिर 1230 में एक राजा हुए अनंग भीम थर्ड। इन्होंने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, फिर इन्होंने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ के प्रतिनियुक्त इन्होंने घोषित किया। ठीक है ना, तो यहाँ से ना पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा, इस पूरे पैराग्राफ को आप रट लो। ठीक है गाइज, अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लियर है ना, दिख रहा है आपको, ओके।
देखो, जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह फील करते हैं कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ओके, सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे राजपूत और सूरवीरता की परंपराओं के बारे में। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। अब ये बात आती है आपकी 19वीं शताब्दी से। अब ये चर्चा होगी 19वीं शताब्दी में। एक ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते हैं। आपको पता है ना कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजपूत लोग ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो यहाँ पे अलग अलग जाति भी रहती है, लेकिन इन लोगों ने राजस्थान राज्य को एक अलग ही यहाँ पर जो है एक अलग ही क्षेत्र, एक अलग ही जो कि संस्कृति से, सामाजिक संस्कृति से घड़ा है। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य नहीं है, सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है ना। और ये सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभी लाशों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 18वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन था। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज के बारे में हमने पढ़ा। पृथ्वीराज का एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में जो है अपना, जैसे यहाँ बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। ओके, चलिए चर्चा करेंगे गाइस यहाँ पे। संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत वीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्यों गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण भी होता था। ठीक है, इस स्त्रियों को इन कहानियों के स्थान पर जो है दिखाया गया है। चलिए, तो गाइज द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। आइए अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। मैंने कहा था ना कि हम इन चीज़ों को भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, नृत्य वगैरह के भी। अब देखो, हम कथक नृत्य की बात करते हैं। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ना कथक नृत्य के बारे में चर्चा कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से पढ़िए इसको। यहाँ से, यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में प्रचलित है। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा से निकला है, जिसका प्रयोग एक संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों
की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कथक के बारे में विचार कीजिए, ये क्या है? यह है, ठीक है ना, यह एक नृत्य शैली कहाँ पर? उत्तर भारत के अनेक भागों से बहुत ही जुड़ी हुई है। इसका अर्थ होता है कथा, यानी कि मंदिर में बैठ के जहाँ पर लोग कथा सुनाते थे वही आपका कथक कहलाता था, ठीक है ना। बड़े अच्छे हाव भाव से ये लोग इस चीज़ का प्रदर्शन करते थे। ओके, फिर यहाँ पर 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात आती है। फिर यहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण, पहले तो देखो ये कथा के रूप में, कथक को पहले कथा के रूप में जाना जाता था। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की ओर ये चीज़ प्रचलित हुई, फिर इसको जो है एक नृत्य के रूप में भी धारण करने लगा। और यह नृत्य राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य से प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें रासलीला भी कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े हुए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, पूरा पैराग्राफ याद कर ले, पूरा पैराग्राफ याद कर ले। जी हाँ, इनके हाव भाव कैसे होते थे, क्या इसका मतलब होता है, क्या नहीं। पहले कथा सुनाई जाती थी ओनली, जैसे मंदिर में कथा सुना रहे हैं इस तरह से, लेकिन फिर बाद में इसको एक नृत्य का रूप धारण कर लिया और राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान में ही यहाँ पर जो है इस लोक नाट्य के रूप में से प्रस्तुत किया गया, जिसे रासलीला कहा गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुगल बादशाह हुए और इन्होंने शासन किया, ये भी अपने दरबार में जो है कथक नृत्य प्रस्तुत किया करते थे, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं में घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में नहीं कि सिर्फ एक ही राज्य में, यह आपका जो है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कश्मीर और बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर यह स्थापित हो गया। यहाँ पर जो है कथक नृत्य, इसकी प्रस्तुति में विलिस तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर यह जोर दिया जाने लगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आइए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ये पढ़ लो थोड़ा सा। अनेक राज्य संस्कृति गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों के अधिकांश जो है ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में यह 6 शास्त्रें, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद यह यहाँ पर जो कथक नृत्य 6 नृत्यों में इसे मान्यता मिली। वैसे ये जो है 8 रूपों में से शास्त्रीय नृत्य वैसे 8 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है शास्त्रीय नृत्य इन लोगों ने 6 ही बताए हुए हैं। अब देखो 6 कौन कौन से बताए हुए हैं इन लोगों ने। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय नृत्य माना गया, इसमें भरतनाट्यम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कथक जो है कथकली कहाँ पे है? केरल में। ओडिसी नृत्य कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी मणिपुर में। और एक यहाँ पर आएगा क्या? कथक नृत्य। देखो 5 इन्होंने 1 2 3 4 5, हाँ ये 7 है यहाँ पे, 8 नहीं 7 है शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पे छठा आपका कथक है और 7वां एक और है, वो मेरे याद नहीं आ रहा कौन सा है, थोड़ा माइंड से, ठीक है। इस तरह से वैसे शास्त्रीय नृत्य 7 है, लेकिन यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्य को 5 को ही आपको ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे जो ये है संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपराएं, ये हम जो है गाइस कल के सेशन में पढ़ने वाले हैं आई होप, क्योंकि जो है सेशन बिलोंग हो जाएगा और इसमें अभी हमने जो है इन चीज़ों की चर्चा की, चेर, मलयालम और यहाँ पे कथक और जो है जगन्नाथ मंदिर, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको कन्फर्म भी होंगी, याद भी होंगी। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।